नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हमारा वीडियो रहने वाला है ईवीएस के ऊपर। ठीक है भाई, इसमें आपको मैं टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए, टेट के एग्जाम के लिए, केवीएस के एग्जाम के लिए और आगामी सुपर टेट की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है भाई, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न देख लेते हैं मेरे दोस्त। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? अगर मैं प्रदूषण की बात करता हूं तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है भाई, अब बाकी ऑप्शन इसके बारे में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। केंद्रीय जल आयोग की बात करी जाती है तो इसका प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन हाँ, ये क्या कर सकती है भाई, ये जल को देख सकती है कि जल के अंदर कितनी क्वालिटी है या नहीं है, जल पीने योग्य है या नहीं है, ये इसकी निगरानी या जांच कर सकती है। अब सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है भाई? सर्वे ऑफ इंडिया भारत में भिन्न भिन्न सर्वे करता है, जैसे एनएसओ हुआ। ठीक है भाई, अब देखो ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है भाई? ये हरियाली संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं। कोटोपैक्सी क्या है भाई? एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित कहाँ है भाई? कोटोपैक्सी की अगर बात करता हूं मैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रोकीज में। कोटोपैक्सी है एंडीज में, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज है मेरे दोस्त दक्षिण अमेरिका में। ठीक है भाई, एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यह है जागृत ज्वालामुखी। अगर मैं ज्वालामुखी की बात करता हूं तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय मेरे दोस्त। ठीक है भाई, एक होता है सक्रिय, एक होता है सुप्त, सुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। सक्रिय, सक्रिय मतलब जो एक्टिव होता है, जैसे जापान के अंदर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है भाई, एक होता है सुप्त ज्वालामुखी जो क्या है भाई? सोया हुआ है। और तीसरा क्या है? प्रसुप्त। आगे चलते हैं भाई। तीसरा प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखो, ऑप्शन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र जिसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाते हैं। अगर असम की बात करी जाए तो तिब्बत में असम को दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तिब्बत नदी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। घासभूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अगर यहाँ उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात करी जाती है तो उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होंगे वो मेरे दोस्त मांसाहारी होंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ मैं थोड़ी सी परितंत्र की बात कर लेता हूँ खाद्य श्रृंखला के। ठीक है, अगर खाद्य श्रृंखला के हम साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उत्पादक। सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त? उत्पादक आता है। उसके बाद में क्या आता है मेरे पास? प्रथम, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के जो कि क्या होते हैं भाई? जो कि शाकाहारी होते हैं। जो कि क्या होते हैं मेरे भाई? शाकाहारी होते हैं। ठीक है भाई, शाकाहारी होते हैं, नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या आता है भाई? उसके बाद में आता है देखो द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी क्या होते हैं भाई? देखो, द्वितीय श्रेणी जो कि कहाँ से एनर्जी लेते हैं? अपने प्रथम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी से एनर्जी लेते हैं। क्योंकि ये साइकिल लाइफ की साइकिल चैन है, यहाँ पर एक एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारी एनर्जी जाती है। अब तीसरे नंबर का आता है तृतीय, तीसरे नंबर का आता है तृतीय। ठीक है भाई, जिसमें सबसे उच्चतम की अगर बात करते हैं तो हम क्या आता है भाई? मांसाहारी आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। अगला, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है? देखो, चार ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो सबसे नजदीक जो होगा वो होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होगा। ठीक है भाई, अब देखो क्षोभ मंडल क्या है भाई? 0 से 12 किलोमीटर, 0 से 12 किलोमीटर की क्या होती है भाई? इसकी ऊंचाई होती है, 0 से 12 किलोमीटर की होती है। जो कि ध्रुवों पर, अगर ध्रुवों की बात करता हूं तो ध्रुवों पर क्या होती है भाई? ध्रुवों पर ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो सामान्य की बात करते हैं तो यहाँ कम होती है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है क्षोभ मंडल में होती है। अब इसके आगे चलते हैं। देखो बच्चों, समताप मंडल में क्या होता है भाई? समताप मंडल जो कि वायुयान की उड़ान के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। वायुयान की उड़ान के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल की तरह बादल, आंधी, तूफान ये एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए समताप मंडल क्या है भाई? वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। अब देखो मध्यमंडल की बात करते रहता हूँ, मध्यमंडल बीच की होती है। अब आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है भाई? जितने भी हमारे स्टेशन होते हैं, जितने भी अंतरिक्ष वगैरह उपग्रह होते हैं, ये सब आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और एक होता है बरही मंडल, बरही मंडल बोले तो सबसे बाहर वाला। अब आगे देख लेते हैं बच्चे, अगला क्या भाई? ध्रुव तारा किसे कहते हैं भाई?
शाम के समय में जब भी शाम होती है तो आपने एक उत्तर की तरफ एक चमकता तारा देखा होगा, उत्तर की तरफ आपने एक चमकता तारा देखा होगा जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है भाई, आपने किताबों में पढ़ा होगा, इसका जिक्र है काफी पहले से ही। ठीक है, भारतीय ग्रंथों में भी ध्रुव तारे का जिक्र है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की कब से शुरू हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ था। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, फूलों की घाटी। देखो फूलों की घाटी की अगर मैं बात करता हूँ तो फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी। ठीक है भाई, अगर शांत घाटी की बात करता हूँ तो मेरे दोस्त शांत घाटी है सिक्किम में। शांत घाटी कहाँ भाई? सिक्किम में। बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न। अगला देख लेते हैं भाई। देखो, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अगर हम एक मानव की बात करते हैं तो यहाँ हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? जब इंसान पैदा होता है, शिशु के रूप में होता है, तो उसमें हड्डियां होती हैं लगभग 300 के समथिंग में, लगभग 300 के समथिंग में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मिलकर एक हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, और अंत में जब वो वयस्क बन जाता है तो यही हड्डियों की संख्या पहुंच जाती है 206 पर। ठीक है भाई, क्योंकि काफी सारी हड्डियां ज्वाइंट होकर एक बन जाती हैं तो हड्डियां हो जाती हैं 206। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं तो लगभग 300 के समथिंग में पूछी जाती है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अब देखो, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी बताइए। अगर मैं सबसे बड़ी हड्डी की बात करता हूं तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग की होती है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करता हूं तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान की होती है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या भाई? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ भाई? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एलपीजी, एलपीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अगर मैं एलपीजी की बात करता हूं तो यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं। एलपीजी क्या है? घरों में खाना पकाने में काम आती है एलपीजी। ठीक है, यह स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही बात है, स्वच्छ ईंधन है, धुआं नहीं करती है, धुआं से रहित है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, उच्च ऊष्मीयमान का है, क्योंकि इसकी जो कैलोरी होती है वो ज्यादा होती है। यह नीले ज्वाला के साथ जलने लगती है। बताइए क्या यह नीले ज्वाला के साथ जलेगी भाई? बिल्कुल सही बात है, नीले ज्वाला के साथ जलती है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये मीथेन उत्सर्जन करती तो हम कभी भी इसे खाना बनाने में यूज नहीं करते, क्योंकि मीथेन का मतलब है जहां मीथेन पाई जाती है वहां विस्फोट होता है, वहां विस्फोट होता है। अगर मीथेन ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है भाई, अब देखो मीथेन कहाँ पाई जाती है, यही मैं बता देता हूँ। मीथेन अधिकांश धान के खेतों में मिलती है, ये दलदली स्थानों पर मिलते हैं, जहां पर जैसे कच्छ का रण, ये दलदली स्थान है, तो यहाँ पर अक्सर मीथेन पाई जाती है, और धान के खेतों में भी अक्सर मीथेन देखने को मिलती है। आगे देख लेते हैं भाई। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना है किससे भाई? किसकी है भाई? चार्ल्स डार्विन की है। देखो भाई, चार्ल्स डार्विन की है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। अब रॉबर्ट हुक की बात करता हूँ। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था भाई? कोशिका की खोज की थी 1665 में मेरे भाई, 1665 में इसने कोशिका की खोज की थी। ठीक है भाई, अब मेंडल ने क्या करा था भाई? मेंडल ने मेरे भाई प्रयोग किए थे मटर पर, पीस पर। अब अरस्तु, अरस्तु द फादर ऑफ, ठीक है भाई, अरस्तु को पिता कहा जाता है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल पुलिस, इसे बोलते हैं हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ भाई? हेग में है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है भाई, देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग कहाँ भाई? नीदरलैंड में। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करता हूँ तो इसका जो कार्यकाल होता है, यहाँ पर जो जज होता है, ठीक है भाई, जो इसका मेन जज होता है उसका जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्त, वहाँ 9 साल का होता है। कितने साल का होता है भाई? 9 साल का होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे देख लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था भाई? अगर हम राष्ट्रगान की बात करता हूँ, चार ऑप्शन दिए हुए, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था। ठीक है भाई, अगर मैं संविधान सभा की बात कर लेता हूँ कि हमारा संविधान कब संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या गया था भाई? संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है भाई, हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से, और राष्ट्रगान उससे 2 दिन पहले, उससे मात्र 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में क्या किया गया बच्चों? संविधान सभा ने अपनाया। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी और बात बता देता हूं मैं यहाँ पर। क्या भाई, अगर मैं देख लेता हूं कि राष्ट्रगान किसने लिखा भाई, अगर मैं राष्ट्रगान लिखने की बात करता हूं तो राष्ट्रगान लिखा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि कहां से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी रिलेटेड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। पुष्कर मेला, देखो पुष्कर मेले की अगर मैं बात करता हूं तो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। देखो चारों के चारों स्थान राजस्थान के। ठीक है, पुष्कर मेला अगर आपने देखा होगा तो पुष्कर मेला मेरे भाई राजस्थान में लगता है, लेकिन राजस्थान में लगता कहाँ भी? राजस्थान में अजमेर में लगता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में
निम्नलिखित पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों में कौन सी सबसे अधिक हानिकारक है? अगर मैं अल्ट्रावायलेट किरणों की बात करता हूं तो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं भाई? जो हमारी त्वचा को क्या करती हैं भाई? नुकसान देती हैं, चाहे हम हो या फिर पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उन सबकी त्वचा को नुकसान देती है, कैंसर बना देती है। ठीक है। ओजोन परत, देखो ओजोन परत की अगर मैं बात करता हूं तो ओजोन परत कहाँ भी? अंटार्कटिका में सबसे सबसे बड़ा एक होल हो चुका है। उससे हानिकारक किरणें आती हैं जो कि डायरेक्ट, अब देखो हमारी पृथ्वी पर क्या है भाई? पृथ्वी पर एक लेयर है जो कि सूर्य की किरणों को छान कर भेजती है। ओजोन जो होती है, ओजोन जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों को छान कर भेजती है, हमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर एक ऐसा छिद्र हो चुका है जो सूर्य की रोशनी को छान कर ना भेजकर सीधे भेजती है, जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी त्वचा को नुकसान होने लगा है। ठीक है। अब देखो ये भी 3 प्रकार की होती है। आपने आप तक ये सुना होगा कि ओजोन किरणें क्या होती है भाई? हानिकारक होती है हमारे लिए। लेकिन ये भी 3 प्रकार का, एक है अल्ट्रावायलेट ए, एक है अल्ट्रावायलेट बी और तीसरा है अल्ट्रावायलेट सी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अल्ट्रावायलेट ए कम नुकसानदायक है, ठीक है भाई। अल्ट्रावायलेट बी इससे ज्यादा नुकसानदायक है और अल्ट्रावायलेट सी सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला चलाते हैं मेरे भाई। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? भाई अगर मैं अजैविक घटक की बात करता हूं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। अगर मैं जैविक घटक की बात करता हूं तो देखो जैविक घटक क्या होता है भाई? जैविक घटक क्या होता है मेरे दोस्त? जैविक घटक आपको पता होना चाहिए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक। देखो एक होता है जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है भाई? जो अपना क्या करते हैं भाई? प्रोडक्शन करते हैं, जो अपना उत्पादन करते हैं, जो अपना प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन करते हैं, जो कि अपना उत्पादन करते हैं, जिसमें क्या होता है भाई? प्रजनन की क्षमता होती है। लेकिन अजैविक घटक में प्रजनन की क्षमता नहीं होती, उत्पादन नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रोटीन अपना उत्पादन नहीं कर सकती, मृदा नहीं कर सकती, लेकिन कवक, जिसे हम बोलते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है बच्चों, कवक, जो कि कभी कभी घोड़ियों में बरसात के दिनों में उगाता है, ये अपना प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं भाई, अगला प्रश्न करते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है भाई? गिर जो है ना गुजरात में है, ठीक है भाई, और शेर से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखो WWF क्या भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है भाई। पर्यावरण से संबंधित है ये, और जितने भी संकटग्रस्त जीव हो या जंतु हो उन सबकी एक सूची भी जारी करती है और उन पर काम भी करती है। आगे देख लेते हैं भाई। गंगा नदी कहाँ निकलती है भाई? गंगा नदी निकलती है अरे भाई अरावली से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूं तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है भाई, जो कि पूर्णतः भारत में। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं भाई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं स्थायी। अब देखो इसके जो सदस्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करी जाती है, संयुक्त राष्ट्र मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है भाई, देखो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसके 6 अंग है, इसके 6 अंग है बच्चों, ठीक है भाई, इसके 6 अंग है। अब सुरक्षा परिषद उन 6 अंगों में से एक है। सुरक्षा परिषद क्या है? उन 6 अंगों में से एक है नहीं है? एक है। अब मैं इसके स्थायी सदस्यों की बात करता हूं तो स्थायी सदस्य हैं 5, करंट में 5 है, जो कि कौन कौन से हैं भाई? पहले पे यूएसए बोले तो अमेरिका, दूसरे पे यूएसएसआर, ठीक है भाई। यूएसएसआर पता किसे बोलते हैं? यूएसएसआर बोलते हैं रूस को बोलते हैं भाई यूएसएसआर। अब तीसरे नंबर पर चाइना, ठीक है भाई, चाइना। इसके बाद में जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं मेरे भाई, फ्रांस, ठीक है भाई, फ्रांस। अब देखो इसके बाद में लास्ट है मेरे भाई, यहाँ पर यूएसए आ गया, यूएसएसआर आ गया, चीन आ गया, फ्रांस आ गया। अब एक और है, एक है ब्रिटेन, जिसने क्या करा था बच्चों? हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, ब्रिटेन, ठीक है भाई। ये पांचों के 5 सदस्य क्या भाई इसके स्थायी सदस्य हैं। देखो भारत अभी तक इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत भी स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारी जो रोड़ा आता है इस रास्ते में, वो एक ही देश आता है, वो है चीन। चीन हमेशा हमारा क्या करता है बच्चों? विरोध करता है भाई, चीन विरोध करता है। अधिकांश अगर देखा जाए तो चीन के कारण हम क्या नहीं बन पा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इन 5 सदस्यों के पास में एक होती है वीटो पावर होती है। जब भी अगर कोई प्रस्ताव रखा जाता है भी इस देश को हम, ठीक है भाई, इस देश को हम स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चीन हमेशा अपनी वीटो पावर का यूज करके उस प्रस्ताव को कैंसिल कर देता है, ठीक है भाई। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो अस्थायी सदस्य की बात करता हूं मैं। स्थायी सदस्य होते हैं 5, अगर अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, ठीक है भाई, टोटल मिलाकर होते हैं 15। स्थायी 5, अस्थायी 10। अस्थायी सदस्य में क्या होता है अभी?
हर 2 साल बाद इनके सदस्यों का चुनाव होता है। अब देखो सदस्यों का चुनाव किन आधारों पर होता है वो चीज अलग है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भी? सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखो बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है भाई। अगर मैं सूर्य के प्रकाश की बात करता हूँ तो सूर्य का प्रकाश जो है ना पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी किसे बोलते हैं भाई? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक होता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है भाई। एक होता है डीएनए, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। एक होता है आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो कि प्रोटीन का बना होता है। देखो मैंने आपको फुल फॉर्म में बता दी इसकी, और इसके बारे में जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे दोस्त, एक मार्क का संबंध किससे भाई? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से। तो ये क्वालिटी से संबंधित है, एक मार्क का संबंध है क्वालिटी से, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ सबसे अधिक प्रदूषण पूछा है। वैसे तो बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो मेरे भाई पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है भाई। आर्सेनिक एक ऐसा पदार्थ है जो जल में पाया जाता है, और इसके पीने से हमारे शरीर में क्या होता है भाई? रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में हुआ था। अगला, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण दूध से दही बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो इससे क्या होता है भाई? इससे पौधों के लिए भोजन बनता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आगे आसमन, भाई आसमन भी नहीं है, किडवन है। देखो किडवन फर्मेंटाइजेशन है दूध से दही बनने की प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या भाई, किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को लिया गया भाई? अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करता हूं तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए भाई? यूएसएसआर, जिसे हम बोलते हैं रशिया, जिसे हम बोलते हैं मेरे भाई रशिया से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। अगर यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया। यहां से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। मौलिक अधिकार लिया नहीं, मौलिक अधिकार लिया गया, ठीक है बच्चे, मौलिक अधिकार लिया गया। अब यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करता हूँ, जर्मनी से आपात, देखो आपातकाल कैसे लगाना, ये प्रक्रिया जर्मनी से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम में क्या अभी देखो, हमारे देश की जो संघीय प्रणाली है, संघीय व्यवस्था जो है, जितनी भी संघीय प्रणाली है, किस तरीके से हमारे देश में शासन चलेगा, ये जो प्रक्रिया है यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। कैसा संसद चलेगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो इसमें जल का होता है मेरे भाई ऑक्सीकरण, और एनएडीपी का होता है अपचयन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? इसमें जल प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं भाई, कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा क्या? 23 सही एकड़े 2, 23 सही एकड़े 2 एन, 23 सही एकड़े 2 साउथ। तो कर्क रेखा जो है 23 सही एकड़े 2 साउथ है। भारत, देखो भारत में भी कर्क रेखा क्या है भाई? भारत में कर्क रेखा है जो कि भारत के 7 राज्यों को काटती है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर कर्क रेखा पूछा गया, कर्क रेखा नहीं, यहाँ पर कर्क रेखा पूछा गया, तो कर्क रेखा पहला वाला, ये मकर रेखा है मेरे दोस्त, ये मकर रेखा है। अगर मैं मकर रेखा की बात करता हूँ तो 23 सही एकड़े 2 साउथ, देखो 23 सही एकड़े 2 डिग्री साउथ होती है मकर रेखा, ये होती है कर्क रेखा, ये होती है कर्क रेखा, ठीक है भाई। आज की क्लास आपकी बहुत ही अच्छी रही, आज की क्लास मेरे भाई बहुत ही अच्छी रही। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं दूसरी क्लास लेकर आऊंगा, उसमें भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली बेस। आपको इस चैनल पर एकदम बेस्ट क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा, ठीक है भाई। जिसने भी हमारे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।